लास्ट टाइम हम जो पढ़ रहे थे ना एसी के अंदर, हमने एसी करंट में पढ़ा था एसी का फेज़ के, एसी के एंगल्स को हमने डिस्कस किया था। हमने कॉन्सेप्ट वहाँ पर पढ़ा था द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज़ लीड एंड फेज़ लैग, और फिर हमने उसकी वेक्टर से रिप्रेजेंटेशन की थी। तो एक दफ़ा फिर मैं आज थोड़ा सा एक एक डायग्राम दोनों की बना के, ताकि आपको एक रिव्यू दे दूं, क्योंकि जब हमने एसी थ्रू रजिस्टर पढ़ना है, नेक्स्ट आगे कैपेसिटर पढ़ना है, फिर इंडक्टर से एसी हमने पास करवाना है, तो उनके अंदर फेज़ लीड, लैग और वो कर्व्स वो आपको समझानी पड़ेंगी एक दफ़ा फिर से। तो बजाय इसके कि मैं हर टॉपिक के साथ साथ करवाऊँ, आज फिर मैं एक दफ़ा उसको रिपीट कर देता हूँ, सो इट वुड बी क्वाइट कन्वीनियंट फॉर यू। तो हमने जो फेज़ लीड एंड लैग में सीखा था वो ये सीखा था कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त ग्राफ के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों को हम ड्रॉ करते हैं। तो जब किसी भी अप्लायंस में से अल्टरनेटिंग वोल्टेज को पास करते हैं तो ऑब्वियसली करंट भी उसमें से पास होगा। तो उसके लिए जब आप ड्रॉ करेंगे तो सपोज ये कर्व आपके पास है लेट्स से वोल्टेज की, नेक्स्ट एक दूसरी कर्व है हमारे पास सपोज करंट की, लाइक दिस। अब यहाँ पर अगर हम मेंशन करेंगे, ये मैं कह देता हूँ ब्लैक वाली करंट है और ये जो ब्लू वाली है ये है लेट्स से वोल्टेज। तो अब आप डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर एंगल चेक कर लें। यहाँ पर दोनों का एंगल 0, दोनों की वैल्यू मिनिमम। यहाँ पर दोनों का एंगल 90, दोनों की वैल्यू मैक्सिमम। यहाँ पर इस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू 180, दोनों मिनिमम, और इसी तरह आगे भी। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो एंगल है दोनों के दरमियान में, वो दोनों के दरमियान में एंगल सेम चल रहा है और वैल्यू भी उसी तरह सेम ही है। तो यहाँ पर चूंकि करंट और वोल्टेज बोथ हैव सेम एंगल, तो हम इनके लिए टर्म लिखते हैं बोथ आर इन फेज। इन फेज होने से मुराद ये होता है बोथ आर एट सेम एंगल, मतलब दोनों के दरमियान में जो एंगल का डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू 0। नाउ अगर कोई एक आगे हो और दूसरा पीछे रह जाए, मतलब जब दोनों का एंगल सेम ना हो, तब सिचुएशन किस तरह की बनती है? जब दोनों एक दूसरे के साथ मैच ना कर रहे हो एंगल, तब जाहिर बात है एक लीड कर रहा है, दूसरा पीछे रह जाएगा, और जो पीछे रह जाएगा उसके लिए टर्म यूज़ होती है लैग। सो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं, ये जी करंट की कर्व है, लेट्स से दिस इज़ द कर्व ऑफ द करंट। ठीक है, ब्लैक में यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये करंट है, और ब्लू कर्व हम यहाँ पर बना देते हैं, ये कर्व लेट्स से कह देते हैं ये वोल्टेज की कर्व है। ठीक है, ये ब्लू में हमने ड्रॉ कर दिया वोल्टेज। अब अगर हम देखें तो दोनों का जो फेज़ है वो सेम नहीं है। कैसे? अगर हम यहाँ पर देखें करंट को, तो करंट यहाँ पर है 90 पे और करंट की वैल्यू है मैक्सिमम। अगर हम ब्लू वाले को यहाँ से वोल्टेज को देखें तो वोल्टेज यहाँ पर है 0 पे, इसकी वैल्यू है मिनिमम। किसी और पॉइंट पर अगर आप चेक कर लें, ये पॉइंट बेशक देख लें, यहाँ पर अगर मैं ब्लैक लाइन करंट की वैल्यू देखूँ तो कर्व कंप्लीट हो रही है, उसका एंगल कितना है? उसका एंगल है 360 डिग्री। जबकि वोल्टेज को मैं उसी के सामने देखूँ तो यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर एंगल कितना है? 270 डिग्री। सो दोनों के दरमियान में फेज़ का डिफरेंस है, और अगर हम दोनों के दरमियान में फेज़ डिफरेंस निकालें तो यहाँ पर करंट कर रहा है लीड, यहाँ पर वोल्टेज कर रहा है लैग विद एन एंगल डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, कि दोनों के दरमियान में जो फेज़ डिफरेंस है वो कितना है? 90। नेक्स्ट, इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका था? वेक्टर से रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि जितना कर्व का एम्पलीट्यूड है, मतलब ये आपने कर्व ड्रॉ किया ना, जितना इस कर्व का एम्पलीट्यूड है इतनी ही आपने वेक्टर की लेंथ ड्रॉ करनी है। ठीक है, जितनी इस कर्व की हाइट है, जितना इसका एम्पलीट्यूड है, उतनी ही आपने वेक्टर की लाइन ड्रॉ करनी है, उतना वेक्टर का मैग्नीट्यूड ड्रॉ करना है। मतलब जितनी लेंथ होगी दैट इज़ इनफैक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज, तब आप वोल्टेज के लिए ड्रॉ करेंगे, जब आप करंट की बात कर रहे हैं तब करंट की। तो आपने इसी लेंथ का वेक्टर ड्रॉ करना होगा। अब यहाँ पर हम देखें तो करंट की हाइट ज़्यादा है, वोल्टेज की हाइट कम है। तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे यूँ,
ठीक है। और ये करंट के लिए, करंट की जितनी ये हाइट उतनी यहाँ पर ये हाइट है, ठीक है। थोड़ा सा बेशक उससे कम कर लें। अब वोल्टेज ब्लू में इससे कम है तो वोल्टेज को मैं इससे कम ड्रॉ करूँगा, जितना यहाँ पर डिफरेंस है उतना डिफरेंस हमने यहाँ पर भी ड्रॉ करना है। दोनों को मैंने पैरेलल ड्रॉ किया, क्यों? बिकॉज बोथ आर इन फेस। अब यहाँ पर जो वेक्टर्स की रोटेशन है वो भी मैटर करती है। वेक्टर्स की रोटेशन किस तरह से मैटर करती है? आप इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, 90 पे कर रहे हैं, 180 या 270 या 360 पे, उस हिसाब से आपने वेक्टर्स की ओरिएंटेशन देनी होती है। जब आप 0 डिग्री पर हों तो वेक्टर्स हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, जब आप 90 डिग्री पर हों तो वेक्टर विल बी वर्टिकली अपवर्ड ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। व्हेन यू आर एट 180 डिग्रीज तब वेक्टर नेगेटिव जी एक्सिस के लिए, और जब वैल्यू 270 डिग्रीज हो तो वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव वाई, और जब 360 हो जाए फाइनली एक दफ़ा फिर वेक्टर राइट साइड पे ही होगा, जस्ट लाइक 0। तो ये जो वेक्टर की असल में रोटेशन है, ये वेक्टर की रोटेशन असल में किस तरह है, या आप यहाँ पर यूँ ड्रॉ करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। यहाँ से इधर, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, और फिर नीचे, और फिर दोबारा से राइट साइड पे। तो वो वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज यूँ रोटेट कर रहे हैं, अगर आप इसको और से देखें तो। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर इन फेस थे तो मैंने दोनों को एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ किया। मैंने जो रेफरेंस पॉइंट लिया होगा वो कौन सा होगा? मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा फिर ये, तभी तो मैंने इसको यूँ पैरेलल ड्रॉ किया। अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट होता 90 तो फिर मैं इनको यूँ ड्रॉ करता दोनों को, दोनों वर्टिकली अपवर्ड, जितनी हाइट वहाँ पर उतनी हाइट यहाँ पर, और वोल्टेज के लिए ब्लू लाइन उसी डायरेक्शन में लेकिन थोड़ी सी कम हाइट, जितना डिफरेंस वहाँ पे उतना है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट भी यहाँ पर देना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसमें अगर आप बात करें, यहाँ पर करंट लीड कर रहा है विद द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, और अगर करंट यहाँ पर लीड कर रहा है तो हम यहाँ पर जब ड्रॉ करेंगे, हम करंट की जितनी हाइट है यहाँ पर वैल्यू उतनी ही हाइट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और ये हाइट तकरीबन कुछ यूँ है। ये वैल्यू आपके पास आ गई करंट की। वोल्टेज की भी ऑलमोस्ट सेम हाइट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं क्लोजली उसको देखूँ तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, यहाँ से ये और ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं वोल्टेज की हाइट थोड़ी सी कम बनाऊँगा, और वोल्टेज लैग कर रहा है, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो मैं वोल्टेज को यहाँ ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ये वोल्टेज आ गया हमारे पास। सो यूँ आप इस करंट और वोल्टेज दोनों को मेंशन करेंगे, और दोनों के दरमियान में यहाँ पर जो एंगल का डिफरेंस है वो कितना शो होगा? दैट विल बी 90 डिग्री। इसका मतलब ये होगा करंट लीड कर रहा है, करंट इस वक्त कहाँ पर है? 90 पे। वोल्टेज इस वक्त कहाँ पर है? 0 पे। ये तो रेफरेंस पॉइंट होगा ये पहला। कहीं और अगर रेफरेंस ड्रॉ किया जाए, सपोज ये हमारा रेफरेंस पॉइंट, देन व्हाट विल हैपन? अगर ये रेफरेंस पॉइंट हो हमारा एट पॉइंट ए कह दें, तो पॉइंट ए के रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इसको यूँ ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पर अगर मैं करंट की वैल्यू देखूँ तो 360 डिग्रीज पर है। 360 की लाइन कहाँ होती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये करंट की आपके पास लाइन आ गई। वोल्टेज इसका कहाँ पर है? 270 डिग्रीज। वोल्टेज 270 डाउनवर्ड होता, तो वोल्टेज को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे डाउनवर्ड। अभी भी दोनों के दरमियान में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है? 90 डिग्री का। कि करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये है कॉन्सेप्ट फेज लीड एंड फेज लैग का। सिर्फ एक रिव्यू था ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं एसी थ्रू रजिस्टर। सो एसी थ्रू रजिस्टर क्या है कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट को किसी रजिस्टर में से पास करवाएंगे, और रजिस्टर में से जब हम पास करवाएंगे तो क्या होगा? तो होता यूँ है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जब किसी भी अप्लायंस में से पास करता है तो आपको पता है फ्लो करते वक्त वो अपनी पोजीशन को, अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है। जब वो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करेगा तो डायरेक्ट करंट के लिहाज से इसमें जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे। डायरेक्ट करंट चूँकि एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है, सो वहाँ पर और ऑल्टरनेटिंग करंट में जो इफ़ेक्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो यहाँ पर एक चीज़ और जहन में रखिएगा, ये जो मैंने वेव टाइप एक बनाई है बीच में यहाँ पर, इस वेव का मतलब ये है कि आपके पास ये जो वेव ड्रॉ की, इस वेव ड्रॉ करने का मतलब ये है कि ये हमारे पास एसी सोर्स है, मतलब ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है।
AC सोर्स कि ये अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। जो डायरेक्ट करंट का सोर्स है उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं बैटरी, जबकि अल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो करवाते हैं तो उसके लिए बैटरी नहीं बल्कि अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स लगाया जाता है। और यहाँ पर ये हमने लगा रखा है बल्ब। अब जब बल्ब में से करंट पास करेगा तो किस तरह से पास करेगा, एक दफ़ा यहाँ से क्लॉकवाइज साइकिल चल रहा होगा और अगले ही लम्हे इसका ऑपोजिट चल रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। ओके ये करंट अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है, एक दफ़ा क्लॉकवाइज अगले लम्हे एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू 50 हर्ट्ज़। अगर आप पाकिस्तान वैल्यू की बात करें तो तकरीबन 50 हर्ट्ज़, तो वो 50 हर्ट्ज़ एक सेकंड में 50 मरतबा अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। मतलब एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। तो एक दफ़ा पॉजिटिव होना है एक दफ़ा नेगेटिव होना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इट विल बी 100 टाइम्स। बहरहाल अगर हम इसी सर्किट में इंस्टॉल करें एक रजिस्टर को, अगर हम यहाँ पर एक रजिस्टर लगाएं तो क्या होगा, रजिस्टर लगाने से कुछ लंबा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वही इफेक्ट होगा जो बल्ब का ही है और कोई फ़र्क नहीं होने वाला। क्यों, बल्ब भी इन अ सेंस एक रेजिस्टेंस ही है करंट के रास्ते में। सो यहाँ पर जब आप ड्रॉ करेंगे एक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या करती है, रेजिस्टेंस में से करंट और वोल्टेज जब दोनों पास करेंगे तो दोनों पास करते वक्त अपनी वैल्यू को वहाँ पर कुछ ना कुछ लूज़ करेंगे। मतलब रेजिस्टर में से जब करंट पास करता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर पोटेंशियल लूज़ होता है, ठीक है, और जब पोटेंशियल लूज़ होगा कम होगा तो ऑब्वियसली पावर डिसिपेशन होगी, ठीक है। तो जब भी रेजिस्टर में से करंट पास करता है देयर इज़ अ लॉस इन पावर। तो ये हमने लगा रखी है लेट्स से एक रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टर हमारे पास है और इसमें जब करंट पास करेगा वो बात जहन में रखनी है कि पहले साइकिल में क्लॉकवाइज और अगले ही लम्हे में एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। पहले एक साइकिल यहाँ से यूँ, फिर यहाँ से साइकिल वापस। नेक्स्ट इस सर्किट में जब आप वोल्टेज को पास करेंगे तो आपके लिए वोल्टेज की वैल्यू होगी, किसी भी पॉइंट पर फाइंड करना हो तो V इज़ इक्वल टू V0 साइन ऑफ एंगल ओमेगा टी। आप इसको V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ एंगल थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक हैं। आपने जिस तरह इक्वेशन पढ़ी थी पहले, V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ एंगल थीटा, और हमने थीटा को क्या डिफाइन किया था, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। नेक्स्ट इसी को अगर हम करंट के लिए चेंज करें तो करंट के लिए ये इक्वेशन कुछ यूँ लिखी जाएगी, V इज इक्वल्स टू IR which is equal to V0 I naught R according to Ohm's law. V is equal to IR. V0 is equal to V naught is equal to I naught R sin omega t. नेक्स्ट यहाँ पर अगर R और R को कैंसिल कर दें तो करंट के लिए इक्वेशन हो जाती है I is equals to I naught sin omega t. सो अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, एक वोल्टेज की एक करंट की। अब ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये दोनों साइन थीटा की कर्व्स हैं, मतलब सिनोसाइडल वेव्स हैं। साइनोसाइडल वेव क्या होती है, जो साइन थीटा के ग्राफ जैसा हो। मैं आपको साइन थीटा का ग्राफ एक दफ़ा फिर से रिवाइज करा देता हूँ, रिकॉल हो जाएगा कि साइन थीटा का ग्राफ किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। तो होगा कुछ यूँ कि साइन ऑफ एंगल थीटा, आप इस ग्राफ को भी एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि ये कोई ग्राफ डिस्कस हो भी रहा है। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा। अगर आप साइन थीटा की रेंज देखें, रेंज से मुराद ये है कि उसके आंसर्स, तो साइन थीटा की रेंज होती है -1 से लेकर +1 तक, ठीक है, -1 से लेकर +1 तक ये रेंज है साइन ऑफ एंगल थीटा की, कि साइन थीटा के आंसर इसी रेंज के अंदर आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं -1 की बात करूँ तो ये इसका मिनिमम आंसर है, अगर आप 1 की बात करें तो ये हमारे पास मैक्सिमम आंसर है। मतलब साइन थीटा से जो मैक्सिमम आंसर आता है वो 1 आता है, और साइन थीटा की कर्व से जो मिनिमम आंसर आता है दैट इज़ -1। सो लेट्स चेक। ये हमारे पास आ गई बेस लाइन 0, ये हमारे पास लाइन आ गई मैक्सिमम की, ये हमारे पास आ गई नेगेटिव में मिनिमम की, ठीक हो गया। यहाँ तक ये हमारे पास लाइन आ गई मिनिमम, ये हमारे पास लाइन हो गए, सॉरी
हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि ऊपर मिनिमम हो जाए। यहाँ पर ऊपर होगी मैक्सिमम और नीचे यहाँ पर होगी मिनिमम। अब एंगल्स कुछ पुट करते हैं। मैं सबसे पहले एंगल पुट करूँगा 0 डिग्री, फिर मैं पुट करूँगा 90, फिर मैं पुट करूँगा 180, फिर 270 और फिर लास्ट फाइनली हम यहाँ पर पुट करेंगे 360 डिग्री। इन्हीं से हमें रिजल्ट अपने मिल जाएंगे। जब मैं साइन 0 पुट करता हूँ, साइन 0 पे आंसर 0 आता है, ऑब्वियसली मेरा पॉइंट ये बनेगा। उसके बाद साइन 90 पे आंसर कितना आता है? साइन 90 पे आंसर 1 होता है, और 1 क्या चीज़ है? मैक्सिमम आंसर है। ऑब्वियसली जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो कर्व कुछ यूँ बनेगा कि इस पॉइंट पर हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? मैक्सिमम। यहाँ पर आपने जो एंगल पुट किया, ये एंगल कितना पुट किया है? 90 डिग्री। उसके बाद साइन 180 पुट करें। साइन 180 जब मैं पुट करता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि साइन 180 इज़ 0। कैलकुलेटर्स आपके पास हैं, आप इनको बेशक चाहें तो साथ साथ सॉल्व करके देख लें। जिनका प्री इंजीनियरिंग है उनको तो ऐसा इशू नहीं होगा, प्री मेडिकल को शायद हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर यहाँ पर जो मैंने एंगल पुट किया, ये एंगल मेरे पास कितना है? दैट एंगल इज़ 180 डिग्रीज। 180 पे आंसर फिर कितना आ गया? 0। साइन 270 पुट करते हैं। साइन 270 जब मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है -1। -1 अगेन मिनिमम आंसर, तो मिनिमम लाइन पर 270 मिनिमम आंसर। आप उसको जब ड्रॉ करेंगे तो साइन थीटा की कर्व आपको यहाँ पर कुछ यूँ मिलेगी कि वो इस बेस लाइन को टच यहाँ पर कर रही होगी। यहाँ पर एंगल आपने कितना पुट किया? इस पॉइंट पर एंगल आप पुट कर रहे हैं 270 डिग्रीज। और फाइनली व्हेन यू अगेन पुट 360 डिग्री तो आपके पास आंसर कितना आ जाता है? फिर से 0 आ जाता है। तो साइन थीटा की कर्व यहाँ पर आकर यूँ क्लोज हो जाती है, और ये है साइन थीटा का ग्राफ। कोई भी ग्राफ जो इसके पैरेलल, इसके बिल्कुल इसी पैटर्न पे बने, उस ग्राफ को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड सिनोसॉइडल ग्राफ, के ये साइन थीटा की जो कर्व है बिल्कुल सेम ऐसे की कर्व बनती है। और जब हम ड्रॉ करते हैं कर्व अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट की कर्व्स भी सारी सेम ऐसी ही बनती हैं। तो इसलिए हम अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ को क्या नाम देते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइनोसॉइडल ग्राफ, के साइन थीटा की कर्व को फॉलो करता है। नेक्स्ट अगर हम करंट का ग्राफ ड्रॉ करें, हम वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करें, तो दोनों के साथ क्या यूज़ हो रहा है? दोनों के साथ साइन ऑफ एंगल थीटा यूज़ हो रहा है। जब दोनों के साथ साइन थीटा यूज़ हो रहा है, इट इज़ अंडरस्टूड, दोनों के साथ साइन थीटा यूज़ होने का ये मतलब है कि ऑब्वियसली होने ये वाला है कि यहाँ पर जो करंट और वोल्टेज दोनों का ग्राफ बनेगा, दोनों का ग्राफ साइन थीटा का ही होगा। सेम उसी तरह जो ग्राफ साइन थीटा का है वही ग्राफ इधर ही बनेगा। सो करंट के लिए अगर हम ड्रॉ करें ग्राफ, तो करंट के लिए ग्राफ हमारे पास कुछ यूँ ड्रॉ होगा। अब करंट का और वोल्टेज दोनों का ग्राफ एक जैसा ही बनेगा। जो वैल्यू करंट की वही वैल्यू वोल्टेज की चल रही होगी। सो करंट और वोल्टेज का ग्राफ होगा हमारे पास सिनोसॉइडल ग्राफ। तो यहाँ पर जब हम ड्रॉ करते हैं तो करंट का ग्राफ बनेगा साइन थीटा की कर्व के बिल्कुल मुताबिक, जैसे साइन थीटा की कर्व है बिल्कुल वैसे का ग्राफ बनेगा। दोनों बिल्कुल आपस में सेम है। नेक्स्ट चीज़, ये हमारे पास हो गया करंट का ग्राफ। इसको साथ मेंशन भी कर देते हैं, लेबल कर देते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ है करंट का, और मैं करंट को मेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ आई से। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, इन दोनों को जब हम आपस में कंपेयर करेंगे, वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वोल्टेज का ग्राफ भी सेम ऐसे का ही बनता है। क्यों? क्योंकि वो भी साइन थीटा के ऊपर है। जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए ग्राफ हमें कुछ यूँ मिल जाएगा। अच्छा, अब उसकी कर्व ऊंची क्यों है? वो सिर्फ वैल्यू का फ़र्क है। वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है, करंट की वैल्यू कम है। इट डजेंट मैटर कि वोल्टेज, आप यूँ कह लें कि सपोज सर्किट में वोल्टेज आपने अप्लाई किया था 5 वोल्ट का और करंट अप्लाई करके रखा हुआ लेट से कोई 3 एम्पेयर का, तो इसलिए दोनों की वैल्यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, वरना ऐसा कोई इशू नहीं है ऐसे। नेक्स्ट, तो मैग्नीट्यूड वोल्टेज का ज़्यादा, करंट का मैग्नीट्यूड कम। ये जो आपने ब्लैक लाइन ड्रॉ की, ये किसकी है? ये वोल्टेज की है। अब इस सर्किट के अंदर जब हमने टाइम के साथ साथ नोट किया करंट और वोल्टेज को, ये जो एक्स एक्सिस पे पैरामीटर है दैट इज़ टाइम, हमने दोनों को जब नोट किया तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं।
जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं तो हम इन दोनों के बारे में ये कहते हैं कि यहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों आपस में इन फेज होते हैं। बोथ द करंट एंड द वोल्टेज आर इन फेज। करंट के लिए लाइन एरो, जितनी हाइट ये उतना ही एरो, वोल्टेज के लिए उतनी ही लाइन, वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही रखना है, और ये रेफरेंस पॉइंट है मेरा, ठीक है। यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर मेरा रेफरेंस पॉइंट ये होता तो ऑब्वियसली इन दोनों की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट साइड पर होती, ठीक हो गया। तो ये था जी हमारा करंट और वोल्टेज इन फेज का ग्राफ। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट सर्किट बिहेव किस तरह करेगा। रेजिस्टिव सर्किट के अंदर सर्किट हमेशा पावर को लूज़ करवाता है, ठीक है। रेजिस्टिव सर्किट हमेशा क्या कराता है, पावर को लूज़ करवाता है। जब पावर लूज़ होगी तो कितनी होगी और कैसे होगी, तो उसके लिए मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द टॉपिक ऑफ पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट्स। तो पावर डिसिपेशन इन एसी सर्किट्स के अंदर हम जो फॉर्मूला लिखते हैं, हम पावर डिसिपेशन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू, डिसिपेशन का मतलब होता है कि जितनी पावर लूज़ होती है, तो हम जितनी, उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं आई वी कॉज ऑफ एंगल थीटा। ये फॉर्मूला अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो वो यूँ है कि अगर करंट और वोल्टेज आपस में किसी एंगल पर हो, यहाँ पर तो पैरेलल है ना, तो अगर उन दोनों के दरमियान में कोई एंगल हो तो फिर फॉर्मूला आई वी नहीं आता, फिर फॉर्मूला होता है आई वी कॉज ऑफ एंगल थीटा। सो पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय वी आर एम एस कॉज ऑफ एंगल थीटा। थीटा क्या चीज़ है, द एंगल बिटवीन आई एंड वोल्टेज आर। यहाँ पर जो दोनों के दरमियान में थीटा है, दोनों के दरमियान में थीटा का डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री। जब दोनों के दरमियान में एंगल का डिफरेंस 0 है, ऑब्वियसली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों इन फेज हैं एज आई डिस्कस्ड इट अर्लियर। तो व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, आप cos 0 वहाँ पर पुट करें। अगर हम cos को यहाँ पर 0 पुट करें तो हम जानते हैं cos 0 इज इक्वल्स टू 1। cos 0 किसकी इक्वल होता है जी, 1। तो यहाँ पर इस केस के अंदर जो पावर फैक्टर है, दैट पावर फैक्टर इज 1। यहाँ पर जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1, क्योंकि पावर फैक्टर क्या होता है, cos थीटा। ये जो cos थीटा है, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ये cos थीटा पावर फैक्टर है, और चूंकि इसकी वैल्यू cos 0 पुट करके हम 1 कर रहे हैं। 0 क्यों पुट किया, बिकॉज बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, तो हम यहाँ पर पावर फैक्टर को क्या कह रहे हैं, 1। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता होता है, एक तो यही है कि पावर फैक्टर कौन है, तो साइन कॉस या टेन, तो उसमें से आपने कॉस को चूज़ करना होगा। नेक्स्ट जो इसमें से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जाता है वो है पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज, पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज, कि जो 100% रेजिस्टिव सर्किट होता है उसके अंदर पावर फैक्टर कितना आएगा, तो उसके अंदर पावर फैक्टर कितना होता है, 1। कि 100% प्योर जो रेजिस्टिव सर्किट होगा उसमें पावर फैक्टर होगा 1। अगर हम इसको 1 पुट करें तो पावर डिसिपेशन विल बी इक्वल टू करंट एंड वोल्टेज, ऑब्वियसली IRMS के साथ। यहाँ से अगर आप चाहें तो ओहम्स लॉ के मुताबिक एज V इज इक्वल्स टू IR, और अगर V इज इक्वल टू IR पुट करें तो ऑब्वियसली पावर विल बिकम P is equals to I into IR, which is equals to I square R। नेक्स्ट अगर हम करंट को यहाँ पर ओहम्स लॉ से V और R पुट कर लें एज I is equals to V over R, अगर हम इसको पुट कर दें तो पावर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा P is equals to V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इंटू R।
कि आप इस आई की जगह पुट कर देंगे वी ओवर आर, चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर, आर आर से कैंसिल, सो पावर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर। सो ये होगी पावर डिसिपेशन। इस टॉपिक की लास्ट चीज़ ये है कि रजिस्टर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है क्या? तो रजिस्टर का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V ओवर I, और अगर आप V और I की वैल्यू पुट करें तो R इज इक्वल टू V साइन V नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा, और इसी तरह I की जगह I नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा, दोनों आपस में कैंसिल। तो हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि ओमेगा को जब आपने ओपन करना है तो आपने ओमेगा की जगह लिखना है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf। जब ये फैक्टर ही कैंसिल हो गया, जब इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पर फ्रीक्वेंसी का जिक्र ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो 100% जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो अब इसके कुछ पॉइंट्स वो डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक में जो हमने सीखे। रेजिस्टिव सर्किट के अंदर नंबर 1 देयर इज पावर डिसिपेशन होती है। नंबर 2 जब भी आपके पास रेजिस्टिव सर्किट होगा बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, कि दोनों करंट और वोल्टेज दोनों आपस में इन फेज होते हैं। और तीसरी चीज़ रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जो पावर फैक्टर होता है दैट इज इक्वल्स टू 1। और लास्ट चीज़ रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, के रेजिस्टेंस does not depend upon frequency। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। सर्किट में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कम है, रेजिस्टेंस सेम रहनी है। तो मतलब जब भी किसी रेजिस्टेंस में से आप करंट पास करवाते हैं तो करंट पास करवाने के ऊपर पावर लॉस होती है, और बाकी करंट और वोल्टेज के एंगल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों आपस में इन फेज रहते हैं। रेफरेंस पॉइंट ध्यान से बनाइएगा, डायग्राम मस्ट है इस टॉपिक के लिए, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है, समटाइम्स यहाँ से MCQs पूछे जाते हैं, इसलिए इन की पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, ये टिपिकली बाकी थोड़े से पॉइंट से ना हट के हैं टॉपिक तीनों, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, और फिर आगे जब इनको आपने कम्बिनेशन में भी यूज़ करना है। सो ये पॉइंट्स लाजमी याद हों, ग्राफ हर एक का याद हो, ये भी जेहन में हो कि ये दोनों इन फेज होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड ना हुआ तो इट्स क्लियर, वेरी मच क्लियर कि आगे जाकर आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ये तो सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है इनमें से कि रजिस्टर, कैपेसिटर इससे मुश्किल, इंडक्टर उससे थोड़ा सा टिपिकली हट के है। एंड जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे फिर इनको आपने मिक्स करके भी यूज़ करना है, कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर को इकट्ठा लगाना है। फिर एक सर्किट हमने पढ़ना है, कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर तीनों को इकट्ठे लगाना है। तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कॉन्सेप्ट से पॉजेस के साथ इस वीडियो को देखिएगा, जहाँ पर मसला हो फिर बार बार देखें, कॉन्सेप्ट के साथ आगे चलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।